हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 यानी भाग 1 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 का जो टाइटल है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और जिसको हिंदी में कहते हैं संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। ये पार्ट 1 से लेकर 4 आर्टिकल को कवर करता है। और जो भी हमारा जो संघ है, हमारा यूनियन है, और जो इसके स्टेट और जो अन्य टेरिटरीज़ है उसके बारे में जो भी प्रोविजंस है वो इस पार्ट में लिखे गए हैं। तो हम लोग 1 से 4 आर्टिकल तक बारी बारी से आर्टिकल वाइज कवर करते हैं। आर्टिकल 1 का जो टाइटल है वो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। मतलब हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो किस टेरिटरी के लिए वो होगा वो यहाँ पर लिखा गया है। उस टेरिटरी का नाम क्या होगा, उस देश का नाम क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए पहला पॉइंट, इंडिया दैट इज़ भारत। ये है फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन, इंडिया दैट इज़ भारत। यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि इंडिया का दूसरा नाम जो है भारत है। ठीक है, ये दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है यूनियन ऑफ स्टेट। फर्स्ट लाइन ये कहती है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पर जो है ना बहुत सारे स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स का यूनियन है। हमने आपको बताया था कि एक होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब जिसमें एक सेंटर होता है और उसके कुछ स्टेट सेंटर से जुड़े होते हैं, कुछ पावर्स शेयर करते हैं सेंटर के साथ। ठीक है, जैसे यूएसए का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा फेडरल है, उसी प्रकार जो है इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर सेंटर को स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो हमारा जो सिस्टम है उसको पूरा फेडरल ना कह के हम लोगों ने इसको एक और नाम दे दिया, वो है यूनियन। तो यहाँ पर जो स्टेट्स है वो एज ए यूनियन फॉर्म करते हैं, और तभी कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चूँकि हमारा स्टेट पूरा फेडरल नहीं है तो इसको कहा जाता है, इस देश को, हमारे इंडिया को क्वासी फेडरल कंट्री। हमारा जो सिस्टम है वो है क्वासी फेडरल। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो हम लोग अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इंडिकेशन टू शेड्यूल 1। देखिए हमने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें डिटेल्स में लिखनी होती है ना उनको स्केड्यूल्स में लिखा जाता है, यानी अनुसूचियों में। तो जो पहली अनुसूची है वो बताती है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स के बारे में। मतलब बेसिकली पहली अनुसूची बताती है टेरिटरीज़ के बारे में कि इंडिया की क्या क्या टेरिटरीज़ होंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको टेरिटरीज़ के बारे में अच्छे से जानना है तो शेड्यूल 1 को जाइए, उसको पढ़िए। ये वाला इंडिकेशन भी जो है आर्टिकल 1 में दिया गया है। तो ये चारों के चारों इंडिकेशन जो है आर्टिकल 1 में दिए गए हैं। 3 हमने पढ़ लिए, चौथा है टेरिटरी कंप्राइजेस। मतलब इस जो ये हमारा जो संघ है, हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें स्टेट्स हो सकते हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी हो सकती है, इसमें एक्वायर्ड एरिया हो सकता है। एक्वायर्ड एरिया का मतलब कोई ऐसा एरिया जो हमने बाद में किसी दूसरे देश से अक्वायर किया हो, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी जो पहले इंडिया का हिस्सा नहीं थी वो बाद में हमने जो है इंडिया में मिलाई है, ये होता है एक्वायर्ड एरिया। सिक्किम जो हमारा आज स्टेट है वो भी पहले एक्वायर्ड एरिया था, वो इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में ऐड हुआ था, वो भारत का पार्ट नहीं था। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या बताता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जो हमने अभी बात की थी ना एक्वायर्ड एरिया की, बस बेसिकली वही ये बात बताता है कि जो ऐसी टेरिटरी है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, अगर मान लेते हैं भविष्य में इंडिया कोई वॉर जीत कर किसी टेरिटरी को अपने में मिलाना चाहता है तो वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये बाहरी किसी क्षेत्र की बात की जा रही है जो इंडिया का हिस्सा पहले नहीं है। तो इसमें प्रेसिडेंट को पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है जब भी किसी टेरिटरी को इंडिया में मिलाना होता है। प्रेसिडेंट को पहले इन्फॉर्मेशन इसकी दे दी जाती है, और उसके बाद लोकसभा से ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% वोट से अगर पास हो जाए तो वो टेरिटरी इंडिया में मिलाई जा सकती है। जैसे कि सिक्किम का भी एग्जांपल हम देखेंगे कि सिक्किम के साथ हुआ क्या था। चेंजेस इन शेड्यूल 1 एंड 4। तो हम पहले अभी हमें आपसे कहा था कि शेड्यूल 1 जो टेरिटरी के बारे में बताता है ना, और ये जो है टेरिटरीज़ के बारे में बताता है शेड्यूल 1, और जो शेड्यूल 4 है वो राज्यसभा। तो इसका मतलब ये हुआ जब एक नई टेरिटरी कंट्री में जुड़ेगी तो आप अपने आप सोचिए कि वहाँ पर कोई राज्यसभा 1 या 2 सीट या फिर ज़्यादा, है ना।
तो यहाँ इस वाले स्केड्यूल में भी चेंज होगा, है ना। और अगर हम लोग नई टेरिटरी जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्केड्यूल 1 में तो चेंज होगा ही। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जब हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं तो स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में अपने आप परिवर्तन वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की। आर्टिकल ये 2 का ही है, तो आर्टिकल 2A ये पहले था, जोड़ा गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया गया, अब ये नहीं है। चूँकि हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। देखिए ये सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम ना पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, तो वो तिब्बत के साथ लगता एरिया है। तिब्बत को जब चीन ने ऑक्यूपाई किया तो उसके बाद सिक्किम को जो है सिक्योरिटी थ्रेट जो महसूस होने लगा, तो उन्होंने इंडिया के साथ मिलने का एक फैसला किया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इनको एक 35th अमेंडमेंट किया गया था 1975 में, और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था इंडिया का, ठीक है, वही जो होता है एक्वायर्ड एरिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद किया गया 36वां अमेंडमेंट 1975 में ही, और उसके बाद जो है प्रॉपर फुल स्टेट का जो दर्जा मिला, और सिक्किम जो है 22nd स्टेट बना इंडिया का। तो ये बात आपको समझ में आ गई सिक्किम के बारे में, और ये वाला आर्टिकल अब रिपील कर दिया जा चुका है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गई सिक्किम की कहानी और आर्टिकल 2 की कहानी। ये आर्टिकल 2 जो है किसी नए टेरिटरी या स्टेट के एडमिशन के बारे में बात करता है जो इंडिया का हिस्सा पहले नहीं था। अगर हम उसको इंडिया में जोड़ते हैं तो उसके बारे में ये बात करता है। चलिए बात करते हैं अब आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया में ऑलरेडी स्टेट्स जो है ना, उनको अगर हम एक मान लीजिए एक स्टेट के 2 स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ किया है, और किसी स्टेट का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ हमें करना है तो हमें मदद लेनी होती है आर्टिकल 3 की। देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ है, प्रेसिडेंट को पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट से इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% ऑफ लोकसभा से जब ये पास कर दिया जाता है तो उसके बाद हम लोग किसी भी स्टेट में उसका नाम चेंज कर सकते हैं या फिर उसकी बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकते हैं। और जब हम लोग बाउंड्रीज़ को चेंज करेंगे तो पॉसिबल है कि यहाँ पर आर्टिकल 1 में तो चेंज होगा ही, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पर पहले 29 राज्य लिखे गए थे और अब 28 हो गए हैं। मान लेते हैं 2 स्टेट्स को एक स्टेट बना दिया गया तो अब 28 हो गए, तो ऑब्वियसली स्केड्यूल 1 हैज़ बीन चेंज्ड, ये तो हुआ। दूसरा, जब हमने 2 स्टेट अलग किए तो पॉसिबल है कि लोकसभा सीटों में भी राज्यसभा सीटों में भी कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो राज्यसभा सीट्स भी चेंज होंगी, तो स्केड्यूल 4 में भी ये इसका असर देखने को मिलेगा। तो जब हम आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करते हैं ना, तो स्केड्यूल 4 और 1 में अपने आप चेंज आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं कि किस तरीके से जो इस आर्टिकल का यूज़ किया गया है अभी तक, उसके बारे में देखते हैं। देखिए मैसूर जो है ना, मैसूर पहले का मैसूर, वो उसका नाम कर्नाटका कर दिया गया है आर्टिकल 3 का यूज़ करके, ठीक है। और मद्रास का जो था पहले, उसका नाम अब तमिलनाडु है आर्टिकल 3 का यूज़ करके। और बाउंड्रीज चेंज देख लेते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, लेकिन 2 जून 2014 को इसका 2 स्टेट कर दिए गए, एक तेलंगाना इससे कार्व्ड आउट किया गया। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुए। बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुए। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से आर्टिकल 3 का यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हमने प्रैक्टिकली किया है कभी। तो अब बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 4 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 4 इज़ वेरी सिंपल। ये सिर्फ एक बात बताता है कि जब भी हम आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये जो हम जब भी आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करते हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अनुसार जो होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होता है, 2/3 बहुमत से, यानी 66% जब
जब से पास किया जाता है, जब कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वो पास माना जाता है। तो ये सब लिखा गया है 368 में। और हमने बात की कि इसमें तो 50% जो सिंपल मेजॉरिटी है उसका ही प्रयोग किया जाता है आर्टिकल 2 और 3 में। तभी कहा गया है कि जब भी हम लोग कोई बाहरी स्टेट 2 आर्टिकल के तहत और कोई इंडिया के किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज नेम वगैरह चेंज करते हैं, जब हम आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करते हैं तो वो 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि वो एक सिंपल प्रोसेस से किया जाएगा, वो संवैधानिक संशोधन नहीं होगा। तो यही बेसिकली है, हमने देख लिया यहाँ पर कि पार्ट वन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भाग 1, वो क्या चीज़ें बताता है। और हमने भाग 1 में देखा कि किस प्रकार से आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा क्या बताया गया है आर्टिकल 1 में, इंडिकेशन किया गया है स्केड्यूल 1 की तरफ कि भाई अगर आपको टेरिटरीज़ के बारे में और जानना है तो स्केड्यूल 1 को जा कर के पढ़िए। और तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी टेरिटरीज़ यहाँ पर हो सकती है। एक तो स्टेट हो सकता है, एक या फिर यूनियन टेरिटरी हो सकती है, या फिर अक्वायर्ड एरिया हो सकता है। देखिए इन 3 के अलावा ऐसा कोई एरिया नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कल को कोई ऐसा एरिया डिक्लेयर किया जाए, या वो ना तो एक स्टेट है, ना एक यूनियन टेरिटरी है, ना कोई एक्वायर्ड एरिया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही 3 प्रकार के एरियाज़ यहाँ पर हो सकते हैं। आर्टिकल 2, जब किसी बाहरी क्षेत्र को इंडिया में मिलाना हो, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया था और वो इंडिया का पार्ट पहले नहीं था, ठीक है, जब इसका यूज़ किया जाता है तो प्रेसिडेंट को तो प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। 50% से जब ये पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल 1 और 4, स्केड्यूल 1 और 4 में अपने आप इससे अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिक्किम की यहाँ पर बात की थी। अब और देखिए आर्टिकल 3, जब एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स है उनके नाम या बाउंड्रीज चेंज करनी हो, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की थी, यहाँ पर भी 50% का प्रावधान है। प्रेसिडेंट से प्रायर इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। और यहाँ पर जो है 1 और 4 स्केड्यूल में अपने आप चेंजेस हो जाते हैं। तो 4 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि जो 2 और 3 के द्वारा किए गए जो भी कार्य है उनको 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि वो एक सिंपल प्रोसेस से किए जाएंगे, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और वो जो है 50% से पास किए जाते हैं, और यही सब इसमें है। तो ये था हमारा पार्ट 1, और हमने पार्ट 1 के चारों जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। एनी डाउट यू हैव आवर टेलीग्राम चैनल एंड you have link in the description. You can check out it and join our telegram channel and discuss your queries there. We will be answering there, and this was all about the part 1. We will definitely make a video on part 2 of Indian Constitution, which is citizenship. तो वो 5 से 11 आर्टिकल तक कवर करता है. That will be later, but as of now this is over. This video is over. Thank you so much. Thanks for watching. Share if you have liked the video. Thank you so much.